हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MNP विद्याशाला। आज हमारा चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। अनेक लोगों का विचार था यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु यानी सबसे छोटा कण कहा था। कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोई पदार्थ है, मान लीजिए, तो जो पदार्थ है वो कई प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, जब हम इसको विभाजित करें, इसको और टुकड़ों में तोड़ें, तो क्या होगा? सबसे छोटा जो कण हमें प्राप्त होगा, जिसे अब और विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं परमाणु। यानी कि हम कह सकते हैं कि पदार्थ का वह छोटा और सबसे छोटा कण जिसको अब विभाजित नहीं किया जा सकेगा, वह कहलाएगा परमाणु। इसके बाद वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच के भेद को समझा, दोनों के अंतर को समझा और प्रयत्न किया कि तत्व और यौगिक कैसे संयोग करते हैं और जब संयोग करते हैं तो क्या होता है। इस पर लवाइजे और प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रयोग किए और अंत में दो नियमों का प्रतिपादन किया: द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम और दूसरा स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इन दोनों नियमों के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला नियम द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या कहता है? द्रव्य अविनाशी है। अविनाशी का मतलब है कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, उनका कुल द्रव्यमान, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद, या जो बचता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि अभिक्रिया से पहले और बाद में बने पदार्थों के द्रव्यमानों का योग सदैव बराबर रहता है। इसको हम एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझते हैं। इस प्रकार की एक कैच आकार की नली ली, ठीक है, जिसमें पहली नली में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और दूसरी नली में पोटेशियम क्लोराइड का विलयन डाला और दोनों नलियों को सिरों को जो है गर्म करके सील कर दिया गया। और अब इसका हमने वेट कर लिया, यानी इसको तौल लिया। तौलने के बाद में अब हम इन नलियों को उलट पुलट देते हैं, यानी दोनों मिक्सचर आपस में मिला देते हैं। तब क्या हो? तब इन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है और हमें सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर जो हमें नया अवक्षेप प्राप्त हुआ, जब हम उसका वजन करते हैं, उसको तोलते हैं, तो हम देखते हैं कि भार में, यानी जो पहले वाला भार था और अब जो भार हमने किया, उन दोनों में कोई भी वृद्धि नहीं होती है और ना ही कोई कमी होती है। यानी एज इट इज वैसे का वैसा ही रहता है। कहने का मतलब पहले सिल्वर नाइट्रेट का विलयन प्लस पोटेशियम क्लोराइड का विलयन, इन दोनों का जो वजन था, जो तौल थी, वही जो हमें बाद में उत्पाद प्राप्त हुआ, सिल्वर क्लोराइड का द्रव्यमान प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का द्रव्यमान, ये जो है हमारा बराबर रहा। तो यही है हमारी द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इसके अलावा और भी उदाहरण देखते हैं। चूने का पत्थर यानी CaCO3 को जब हवा में गर्म किया, तो हवा में गर्म करने से कली चूना डाइऑक्साइड गैस, कली चूना यानी CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस प्रकार से हम समझते हैं, चूने का पत्थर CaCO3 को जब हम हवा में गर्म करते हैं तो हमें कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। क्या होता है? इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जाकर के वायु में विलीन हो जाती है और हमारे पास रह जाता है केवल कली चूना। तो हमारे पास जो कली चूना शेष रह जाता है, जब हम इसका वजन करते हैं, इसकी तौल करते हैं, तो इसका वजन जो होता है
जो हमारा अभिकारक पदार्थ था चूने का पत्थर, उससे कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि साथ में बनी थी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायु में जाकर के विलीन हो गई। अगर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में विलीन ना होने दें और उसको भी एकत्र कर लें, तो हम पाएंगे कि प्रारंभ में ली गई चूने के पत्थर की मात्रा और अवशेष तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्राओं के योग के बराबर है। अब इसी प्रकार से एक उदाहरण लोहे का भी लेते हैं। लोहा यानी कि आयरन को हवा में उच्च ताप पर गर्म करने पर, हवा में यानी ऑक्सीजन उच्च ताप पर गर्म करने पर ये वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके हमें बनाकर देता है लोहे का ऑक्साइड, जिसे फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो अभिकारक हमारे उस समय थे आयरन और ऑक्सीजन, और उत्पाद हमें प्राप्त हुआ फेरस ऑक्साइड। लेकिन इस बार क्या होता है कि जो प्राप्त उत्पाद है वो भारी रहता है अभिकारक से, जब हम दोनों का द्रव्यमान करते हैं, दोनों का वजन करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभिकारक में जब हमने तौल की थी तो हमने केवल आयरन की थी। ठीक है, उसने हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की। यदि हमें इस ऑक्सीजन का भी भार पता चल जाता है, तब अगर हम अभिकारक की तौल करते हैं तो जो होती है, तो वो उसका वजन जो होता है, उसका भार जो होता है, वो लोहे के ऑक्साइड के बराबर आ जाता है। और ज्ञात हो जाता है कि प्रारंभ में ली गई लोहे की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा का योग लोहे के ऑक्साइड की मात्रा के बराबर है। दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। जैसे कि जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का यौगिक है। ये नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा, अन्य कई स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोगशाला में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। जल चाहे किसी भी रीति से प्राप्त किया गया, विश्लेषण से यही ज्ञात हुआ कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमेशा 1:8 ही रहता है। यही है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्वों का यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये वायुमंडल में पाई जाती है। इसके अलावा प्रयोगशाला में भी कार्बन को वायु में जलाकर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कई सारी विधियों से प्राप्त किया जाता है। इसका भी जब विश्लेषण करते हैं, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड हो, विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमेशा 12:32 का ही रहता है। इन उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है। जिसे प्राउस्ट ने कहा था, किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। इसके बाद आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर डाल्टन ने सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहा, जिसे अविभाजित नहीं किया जा सकता। मैंने अभी पहले भी बताया। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और इन कणों को हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना इस प्रकार कर सकते हैं, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी अब इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भी ना तो सृजित होते हैं, ना बनते हैं, और ना ही इनका विनाश होता है, वैसे ही रहते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, यानी कि अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं तो उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म परमाणुओं के जो होंगे वो अलग अलग होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार जो होते हैं वो भी निश्चित होते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रतीक यानी सिंबल। चूंकि रसायन विज्ञान में कई प्रकार के तत्व हैं, कई प्रकार के यौगिक हैं, उनको पढ़ने के लिए और समझने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया, यानी सिंबल्स का। किसी तत्व के पूर्ण नाम के संक्षिप्त रूप को उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। जैसे कि सोडियम, सोडियम को उसके लैटिन नाम नेट्रियम के प्रारंभ के 2 अक्षर Na से लिखकर निरूपित किया जाता है। Na जो है ये सोडियम का प्रतीक है, जो कि सोडियम के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। कितने परमाणु को? एक परमाणु को। प्राचीन काल में यूनानी वैज्ञानिकों ने इन्हें निरूपित करने के लिए कुछ संकेत चित्रों का उपयोग किया था, जैसे कि लोहे के लिए, पारे के लिए सोना, चांदी, तांबा, गंधक, टिन, लेड। अब कुछ मुख्य तत्व और उनके प्रतीक के विषय में हम पढ़ते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक H, हीलियम He, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, क्रोमियम Cr, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकिल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn, इसे जस्ता भी कहा जाता है, ब्रोमीन Br, सिल्वर Ag, इसे चांदी भी कहा जाता है, एंटीमनी Sb, बेरियम Ba, प्लेटिनम Pt, सोना यानी इसे गोल्ड भी कहा जाता है, Au, मरकरी, इसे पारा भी कहा जाता है यानी Hg, लेड, इसे सीसा भी कहा जाता है, इसे कहते हैं, इसका प्रतीक होता है Pb, रेडियम R, A और यूरेनियम यानी कि U। तो ये रहे कुछ प्रमुख तत्व और उनके प्रतीक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी ने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और अगर आपने सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो और क्लास 9th की साइंस का सिलेबस आपको इस चैनल पर पूरा मिलेगा। थैंक यू सो मच।